तो मेवाड़ का इतिहास अभी सबसे पहले हम बात करते हैं। हमने बात की थी मेवाड़ के इतिहास को लेकर के। तो जो पहला वंश था इसी मेवाड़ में राज करने वाला, जिसका नाम था गुहिल वंश। कौन सा वंश था भाई? अरे गुहिल वंश के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी हासिल कर ली है। गुहिल वंश जो था और इसका समय कब से कब तक था याद रख लो, 565 से लेकर के हमने पढ़ा था अगस्त 1303। कब तक था भाई? अगस्त 1303 तक राज करने वाला जो वंश था वो कौन सा था? गुहिल वंश था। और यही गुहिल वंश आगे चल करके कौन से वंश का नाम हो जाएगा भाई? सिसोदिया वंश। कौन सा? अरे सिसोदिया वंश हो जाएगा। और सिसोदिया वंश का समय हमने पढ़ना है 1326 से लेकर के 1947 तक, यानी कि देश की आज़ादी तक हमने पढ़ना है सिसोदिया वंश। तो एक बात तो आपको ज्ञात होगी कि ये वंश जो है 565 में शुरू होता है और सबसे लंबे समय तक चलता है। कब तक भाई? 1947 में। तो सबसे पहले आपको मैंने पहले बताया था क्लास में कि ये 565 वाला आंकड़ा याद रखना है, क्योंकि भारत में कुल रियासतों की संख्या कितनी थी? 565 थी। कितनी थी भाई? अरे भारत में 565 रियासतें थी, और लेकिन राजस्थान का 565 में कौन सा वंश स्थापित होता है? गुहिल वंश। और ये राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है गुहिल। गुहिल से संबंधित हम बात करते हैं तो मेवाड़ है। कौन सी है भाई? मेवाड़ जो रियासत है राजस्थान की प्राचीन है। इसकी स्थापना कब होती है? 565 में होती है। और भारत में कुल रियासतें कितनी थी? 565 थी। और राजस्थान में ऐसी कौन सी रियासत है जिसने प्राचीन समय से लेकर के और स्वतंत्रता तक लंबे समय तक एक ही जगह पर राज किया था? तो वो कौन से लोग थे? मेवाड़ के लोग थे। किसके लोग थे भाई? मेवाड़ के लोग थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है गुहिल वंश हमने संपूर्ण कर लिया था। उसके बाद पढ़ना है सिसोदिया वंश, और इसके भी हमने 2-3 राजाओं को कंप्लीट कर लिया था सिसोदिया वंश से। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अगले जो हमारी क्लास है सिसोदिया वंश को लेकर के। तो देखो भाई ध्यान से, जो हमारा टॉपिक है वो है सिसोदिया वंश, यानी कि मेवाड़ का चल रहा है। मेवाड़ का इतिहास, सिसोदिया वंश। और सब लोगों ने इनके समय के बारे में जानकारी पहले आपको चाहिए भी। 1326 से लेकर के याद रख लो, 1326 से लेकर के कब तक? 1947 तक हम पढ़ेंगे। काफ़ी लंबा इतिहास है किसका? सिसोदिया वंश का। और इसमें जो पहला राजा था हमने पढ़ा था, कौन था भाई? राणा हमीर था। कौन था भाई? राणा हमीर था। तो आपको पता है राणा जो हमीर था उसने द्वारा इस वंश की स्थापना की थी। तो इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? मेवाड़ का उद्धारक। क्या बोलते हैं भाई? मेवाड़ का उद्धारक। अगर जिस बंदों ने ये क्लास देख रखी है और पीछे क्लास देखनी है, और इस क्लास को देखिए अच्छे ढंग से, और पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलेगी राणा हमीर के बारे में। अरे फिर भी मैं आपको बता दूं कि इनकी जो उपाधियों को लेकर के यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं इसको, विषम घाटी पंचानन कहती हैं। विषम घाटी पंचानन कहते हैं इसको। और विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश ये युद्ध में डटने वाला व्यक्ति था। वो कौन था? राणा हमीर था। और राजस्थान के इतिहास का पिता जिसका नाम था कर्नल जेम्स टोड, और इसने कहा था कि ये अपने समय का प्रबल हिंदू राजा था। वो कौन था? राणा हमीर था। और उसके बाद हम बात करते हैं एक प्रसिद्ध महान व्यक्ति हुए जिनका नाम था कुंभा था। और कुंभा ने भी राणा हमीर के बारे में क्या लिखा? वीर राजा था। ये अपने समय का क्या था भाई? वीर राजा था। ये सारी की सारी उपाधियां किसको दी जाती है? राणा हमीर को। और उसके बाद में हमीर के बाद में हमने पढ़ा था किसको भाई? लाखा को। तो लाखा यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, आगे हम करेंगे। अरे लाखा के समय बिल्कुल अच्छी अच्छी जानकारी आपको दी थी। 4 ही जानकारियाँ आपको याद रखनी है लाखा के समय, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही पूछने की संभावना रहती है। अरे लाखा याद रख लो। लाखा तो क्या हो गया था भाई? लाखों का हो गया था। लाखा क्या हो गया था? लाखों का हो गया था। और क्यों हो गया था याद रख लो। इसके समय में खान निकलती है, वो कौन सी थी? जावर की खान। किसकी भाई? अरे जावर की खान निकलती है। और ये किसकी खान थी? इसमें क्या निकला है? सीसा निकला है, और जस्ता निकला है, और साथ में याद रख लो चांदी निकली है। क्या भाई? तो देख लो जिसके समय में चांदी आ गई, सीसा जस्ता आ गया, तो लाखा तो क्या हो गया? लाखों का हो गया। लाखा क्या हो गया भाई? लाखों का हो गया। याद रखना है जावर खान निकलती है लाखा के समय। और इसी के समय एक प्रसिद्ध झील का निर्माण होता है, और जिसका नाम था पिछोला झील। कौन सी झील भाई? अरे पिछोला झील है, याद रख लो, चित्तरमल बंजारे ने, और जिसका नाम था पिच्छू नाम था। और पिच्छू नाम ने व्यक्ति ने क्या बनाई थी? पिछोला झील। किसके समय बनती है? लाखा के समय। अरे मीठे पानी की झील आ गई, और चांदी आ गया, सोना चांदी सीसा जस्ता आ गया, तो लाखा लाखों का हो गया। और एक और इसका क्वेश्चन आपको याद रखना है। अरे लाखा 60 साल का लाखा था। कितने साल का भाई? अरे बूढ़ा लाखा था। और उधर मारवाड़ की राजकुमारी 20 साल की राजकुमारी, जिसका
जिसका नाम था हंसा भाई। क्या नाम था भाई? हंसा भाई। और इसी हंसा भाई की शादी किसके साथ हो जाती है? लाखा के साथ हो जाती है। अरे बूढ़ी उम्र में हंसा भाई 20 साल की लड़की की शादी हो गई और बहुत सारा दहेज आ गया, तो लाखा क्या हो गया? लाखों का हो गया। लाखा क्या हो गया भाई? लाखों का हो गया। अरे देख लो, चांदी निकल गई। और उसके बाद में हंसा भाई आ गई, और ये मारवाड़ की राजकुमारी थी। कहाँ की भाई? मारवाड़ की। उस समय मारवाड़ का राजा कौन था? रणमल था। कौन था? अरे रणमल की बहन थी, याद रख लो, रणमल की बहन हंसा भाई, जिसकी शादी लाखा के साथ होती है, तो लाखा लाखों का हो गया। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन इसका और पढ़ना चाहिए। तो लाखा के समय एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान निवास करते थे, और जिसका नाम था धनेश्वर भट्ट। क्या नाम था भाई? धनेश्वर भट्ट। और इसके साथ में याद रखना अपने जोटिंग भट्ट थे, और जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट जो थे, और इनके एक प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे जो निवास करते थे। तो ये लाखा के क्वेश्चन है। और इसके अलावा 5वां क्वेश्चन याद करना चाहो तो लाखा का वो भी याद कर सकते हो। अरे लाखा ने बूंदी के जो हड़ा चौहान थे और उनके साथ कहते कि संघर्ष किया, और बूंदी के दुर्ग को जीतना चाहा। किसने चाहा बताओ भाई? लाखा ने। याद रख लो, बूंदी के दुर्ग को लेकर के, बूंदी के दुर्ग को लेकर क्या हुआ? संघर्ष हुआ। तो ये सब राजा किसके क्वेश्चन है? याद रख लो, लाखा के। 5 क्वेश्चन याद रखना है लाखा के। अरे लाखा लाखों का हो गया, लाखा लाखों का हो गया। चांदी की खान निकल गई, जिसका नाम था जावर खान। और लाखा के समय क्या होता है? लाखा के समय एक प्रसिद्ध मीठे पानी की झील बन गई, जिसका नाम क्या हो गया? पिछोला झील हो गया। फिर उसके बाद में तीसरा याद रखना है, हंसा भाई की शादी होगी, जो मारवाड़ की राजकुमारी थी। और तीसरा क्वेश्चन हो गया, राजकुमारी आ गई, छोटी उम्र में, बूढ़ी उम्र में शादी होगी लाखा की। और उसके बाद हम बात करते हैं, एक इसका संबंध याद रखना है कि इसके समय प्रसिद्ध विद्वान जिसका नाम था जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट जो थे, एक संस्कृत के विद्वान जो थे, निवास करते थे। और 5वीं बात याद रखनी है कि बूंदी के दुर्ग को लेकर के लाखा ने क्या किया? संघर्ष किया। अरे यही हंसा भाई के साथ शादी होती है लाखा की। ये हमने पिछले क्लास में भी पूरे इसकी डिटेल पढ़ी थी कि हंसा भाई की शादी कैसे होती है लाखा के साथ में, लेकिन यहाँ थोड़ी सी हम बात की है। आगे हम चलते हैं, लाखा का पुत्र कौन था? मोकल। यहाँ से कहानी शुरू करनी है। हमारा जो टॉपिक था आज का, लाखा का पुत्र कौन हुआ भाई? मोकल। और मोकल किसका पुत्र था? हंसा भाई का। किसका भाई? हंसा भाई का। तो यहाँ से हमने आज जो है, अगली नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा भाई मारवाड़ याद करने के लिए आपको थोड़ा सा। ये देखो मारवाड़, मारवाड़ में कौन था उस समय? रणमल था। कौन था भाई? रणमल था। और रणमल की बहन कौन थी? हंसा भाई। कौन थी? हंसा भाई। और हंसा भाई की शादी किससे हो गई? लाखा से हो गई। किससे हो गई? लाखा से। लाखा बूढ़ा था, लाखा बूढ़ा था 60 साल का। अब उसके बाद में इनसे उत्पन्न संतान का नाम क्या था? मोकल था। क्या था भाई? मोकल था। तो रणमल की बहन हंसा भाई की शादी लाखा से, और लाखा कहाँ बैठा था? मेवाड़ में। कहाँ बैठा था भाई? मेवाड़ का राजा था। अब शादी इसलिए तय हुई थी कि रणमल ने एक शर्त रखी थी लाखा के समक्ष कि हम अपनी बहन की शादी तो आपसे कर देंगे, और लेकिन एक शर्त ये है कि जो उनसे उत्पन्न संतान होगी वो आगे चल करके मेवाड़ का राणा बनेगी, मेवाड़ का राजा बनेगी। लेकिन उधर लाखा का बड़ा पुत्र भी था, जिसका नाम था चुंडा। क्या नाम था भाई? चुंडा था। किसका पुत्र था? ये लाखा का था। तो जब लाखा को ये शर्त आती है कि ये हंसा भाई की शादी तब होगी जब इनसे उत्पन्न संतान को हमने क्या बनाना है? मेवाड़ का राणा बनाना है। लेकिन उस समय लाखा ने चुंडा को कहा कि ये मारवाड़ वालों की शर्त है, अगर आपको मंजूर है तो मैं ये आपकी जो शादी है वो नहीं करूँगा। लेकिन उसके बाद चुंडा ने कहा ठीक है पिताजी, जैसा आप कहते हो वैसा आप करो, मैं तैयार हूँ इसके लिए। तो लाखा की शादी हो गई। फिर उसके बाद पुत्र भी हो गया, जिसका नाम क्या था? मोकल। अब तो ये निश्चित था कि लाखा तो मरने वाला था, लाखा ने तो मरना था। 10-12 साल बाद लाखा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लेकिन शर्त के अनुसार राजगद्दी पर कौन बैठेगा? मोकल। कौन बैठेगा भाई? और इसमें राजकीय कार्यों को सहायता देने वाला कौन होगा? चुंडा होगा, क्योंकि बड़ा था ये। अब लाखा चला गया, कौन रह गई? हंसा भाई। कौन रह गया? मोकल। और मोकल का एक अन्य भाई कौन रह गया? चुंडा रह गया। लेकिन आगे से कहानी हम देखते हैं, जैसे मोकल राजगद्दी पर बैठेगा तो वो समय भी आपको याद रखना है। और इसका जो समय था 1423 से लेकर के या 1421 से लेकर के 1421 से लेकर के
और 1433 तक कौन बैठेगा भाई गद्दी पर, ये याद रखना मोकल का समय था। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही लाखा मर गया, अब चुंडा इनके राजकीय कार्यों में सहयोग करेगा, किसके बताओ भाई, मोकल के। लेकिन क्या हुआ कि जो हंसा भाई थी वो मोकल को, चुंडा को अच्छा नहीं मानती थी, क्योंकि उसको खतरा था कि कहीं कभी भी ये छोटे मोकल की हत्या ना करवा दे, कौन, चुंडा। इसी कारण हंसा भाई चुंडा को शक के नज़रिए से देखती थी। लेकिन ये एक स्वाभिमानी व्यक्ति था और इसको ये अच्छा नहीं लगा, तो ये चुंडा जो था यहाँ से सब कुछ छोड़ करके ये कहाँ चला गया, MP चला गया, यानी मालवा चला गया। कहाँ चला गया भाई, मालवा। क्योंकि सब लोग इनके ऊपर शक करते थे कि कहीं ऐसा ना हो मोकल को ये मार दे, और चुंडा ये छोड़ करके मालवा चला गया। और वहाँ का राजा कौन था उस समय, होशंग शाह था। कौन था भाई, होशंग शाह जो थे वो कहाँ के राजा थे, मालवा के राजा थे, और इनकी शरण में चला गया, कौन है, चुंडा। लेकिन यहाँ मोकल की सहायता करने के लिए एक प्रसिद्ध व्यक्ति को यहाँ पर लगा गया, जिसका नाम था राघव देव। क्या नाम था भाई, राघव देव, जो मेवाड़ का प्रसिद्ध व्यक्ति था राघव देव। अब किसकी सहायता करेगा, मोकल की, और खुद कहाँ चला गया, मालवा चला गया। इधर रह गए कौन, हंसा भाई और मोकल, हंसा भाई और मोकल। एक अन्य सरदार जिसका नाम था राघव देव। अब हंसा भाई ने राजकीय कार्यों को चलाने के लिए और मोकल के मामा जी कौन थे, रनमल। कौन थे भाई, रनमल को बुला लिया कि आप आओ हमारी सहायता करो। तो रनमल तो पहले ही चाहता था कि कब बुलावा आए और मैं मेवाड़ में जाऊं। तो कहते हैं कि हंसा भाई के बुलाने पर रनमल कहाँ चला जाता है, मेवाड़ में, और मेवाड़ के जितने राजकीय कार्य होते हैं उनमें दखलंदाजी देता है जाकर, कौन बताओ भाई, रनमल देगा। अब उसके बाद में रनमल, हंसा भाई, मोकल, ये तीनों मिलकर के चलाएंगे मेवाड़ को। किसको भाई, मेवाड़ को। लेकिन इसने क्या किया, जितने भी मेवाड़ के उच्च अधिकारी थे उनको हटा दिया, मेवाड़ के उच्च अधिकारियों को हटा करके अपने राठौड़ों को वहाँ पर नियुक्ति दे दी, मतलब अपने लोगों को वहाँ पर लगा दिया। और जब इसका विरोध किया किसने, राघव देव ने, तो इसने कहते हैं कि राघव देव की क्या करवा दी, हत्या करवा दी, राघव देव को भी मार दिया। जैसे ही एक प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मेवाड़ के जितने भी लोग होते हैं वो किसके विरुद्ध हो जाते हैं, रनमल के। किसके भाई, रनमल के। तो इसका मतलब ये हो गया कि रनमल की जो नीति थी वो मेवाड़ के प्रति अच्छी नहीं थी। रनमल की जो नीति थी मेवाड़ के प्रति अच्छी नहीं थी, क्योंकि योग्य व्यक्ति की क्या करवा दी, इसने हत्या करवा दी। अब उसके बाद में राघव देव मर गया। अब मोकल थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो मोकल को लगा कि अब मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूँ, और इसी मोकल ने अपने मामा जी को कहा कि मामा जी आप वापस जाओ मारवाड़ में, मैं अब संभाल लूँगा, किसको, मेवाड़ को। अब उसके बाद रनमल को लगा अब मेरे को मोकल यहाँ टिकने नहीं देगा, कहाँ पर, मेवाड़ में। तो कहते हैं कि अब रनमल का जो आगे का अभियान रहेगा वो हम पढ़ेंगे। तो रनमल ने क्या किया, इधर मेवाड़ की गद्दी को लेकर के एक और संघर्ष चल रहा था। एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम था चाचा और मीरा, चाचा और मीरा। ये भी कौन थे, ये भी रनमल के मोकल के अन्य भाई थे, मोकल के अन्य भाई थे। मतलब मोकल के एक दादाजी हुए जिनका नाम था खेतर सिंह या खेतर सिंह, और इसी खेतर या क्षेत्र सिंह के ये दासी पुत्र थे, कौन, चाचा और मीरा। ये भी चाहते थे कि छोटा सा बालक राजगद्दी पर बैठा है, हम इतने बड़े हैं, हमारे को गद्दी क्यों नहीं मिल रही। तो चाचा मेरा भी गद्दी को लेकर के, मेवाड़ की गद्दी को लेकर के संघर्ष कर रहे थे। इधर रनमल को कह दिया मोकल ने कि जाओ अब मैं संभाल लूँगा। अब रनमल ने देखा कि अब मेरे को यहाँ टिकने नहीं देगा मोकल, तो कहते हैं कि रनमल ने इस चाचा और मीरा को लालच दिया कि आपको गद्दी चाहिए तो आप रनमल, मोकल को मार दो। किसको मार दो भाई, मोकल को। तो कहते हैं कि रनमल के कहने पर चाचा मीरा ने किसकी हत्या कर दी, मोकल की। तो मोकल को मार दिया, किसने मरवा दिया, रनमल ने। किसके सहायता से, चाचा और मीरा की सहायता से। तो ये तो थोड़ी सी कहानी थी, लेकिन अब इसके क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, मोकल के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मोकल की अगर बात करते हैं, इसने एक तो प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक इसका मंदिर इसने निर्माण करवाया था जिसका नाम था भाई समाधीश्वर। समाधीश्वर जो मंदिर है चित्तौड़ में, इसका निर्माण किसने करवाया भाई, मोकल ने करवाया। इसका पहले नाम क्या था, इसका पहले नाम था त्रिभुवन मंदिर। त्रिभुवन मंदिर ये हमने पढ़ा था,
एक राजा हुआ था शक्ति कुमार, जिसके समय में त्रिभुवन मंदिर किसने बनाया था? वो परमार राजा था। कौन था भाई? परमार राजा था, और जिसका नाम था, याद रख लो, भोज। क्या नाम था भाई? और इस भोज ने, जो परमार राजा भोज था, इसने चित्तौड़ में एक त्रिभुवन मंदिर बनवाया और फिर इसका पुनः निर्माण किया। किसने? मोकल ने। और पुनः निर्माण करके इस मंदिर का नाम क्या रख दिया? समाधीश्वर मंदिर। क्या रख दिया भाई? समाधीश्वर मंदिर। तो दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। समाधीश्वर मंदिर का पहले नाम क्या था? त्रिभुवन मंदिर था, जो परमार राजाओं के द्वारा यहाँ निर्मित किया गया, और फिर उसके बाद में इसका पुनः निर्माण करके मोकल ने इसका क्या नाम रखा था? समाधीश्वर। ये हमारा क्वेश्चन बनता एक स्थापत्य कला से संबंधित है, मंदिर से संबंधित क्वेश्चन जो होता है मोकल के समय। फिर उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए मोकल के समय, और मोकल की जो शादी होती है वो एक प्रसिद्ध महिला जिसका नाम था सौभाग्यवती, सौभाग्या देवी, सौभाग्या देवी, जो सौभाग्या देवी थी, और इसके साथ क्या होती है? इनकी शादी होती है। और मोकल की शादी होती है, ये पत्नी होती है किसकी? बताओ भाई? मोकल की। और इनसे संतान पैदा होती है, जिसको हम सब लोग जानते हैं, महान थे, जिनका नाम था कुंभा। क्या नाम था भाई? अरे कुंभा किसकी कोख से जन्मा था? सौभाग्या देवी से, और मोकल का पुत्र था। कौन आएगा आगे भाई? कुंभा आएगा। याद रख लो, मोकल की पत्नी सौभाग्या देवी, और इसका पुत्र कौन हो गया? कुंभा हो गया। एक समाधीश्वर इसने मंदिर बनवा दिया। तीसरा इसका क्वेश्चन बनेगा, याद रख लो मोकल का भाई, जब मोकल की हत्या हुई, जब मोकल की हत्या हुई, और उस समय मोकल कहाँ था? उस समय कहते हैं कि एक जिलवाड़ा, जिलवाड़ा जो है भीलवाड़ा में, और इस जिलवाड़ा में एक अभियान था उसका गुजरात के शासक के विरुद्ध। अरे जिलवाड़ा में क्या था? उसका अभियान था, यहाँ अभियान था। किसके विरुद्ध अभियान था? ये जो था हमारा गुजरात का शासक, गुजरात का शासक जिसका नाम था अहमद शाह। क्या नाम था भाई? अहमद शाह था। अहमद शाह के विरुद्ध इसने अभियान रचा था, और उस समय कहते हैं कि चाचा मेरा ने इस अभियान के दौरान ही किसकी मृत्यु कर दी भाई? मोकल की। तो मोकल के लगभग तो आपको देखना चाहिए तो 5 ही क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है भाई? 5 क्वेश्चन। फिर मैं बोल रहा हूँ इन 5 क्वेश्चनों के बारे में, यहाँ से बाहर जाने वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मोकल की जब हत्या होती है और उसका अंतिम अभियान कहाँ था? जिलवाड़ा में था। किसके विरुद्ध था? गुजरात के शासक के विरुद्ध था। इतना भी याद रह जाएगा तो काम चल जाएगा। मोकल का अंतिम अभियान था जिलवाड़ा में, और गुजरात के शासक के विरुद्ध था, और इसी मोकल ने एक मंदिर बनाया जिसका नाम था समाधीश्वर मंदिर था। त्रिभुवन मंदिर का पुनः निर्माण किया था, जिसने बनाया था वो परमार राजा कौन था भाई? भोज था। फिर उसके बाद में इसकी शादी होती है सौभाग्या देवी के साथ, जिसका पुत्र कौन आएगा आगे चल करके? कुंभा होगा। बाकी आपको याद रखना है मोकल के समय कौन था भाई? याद रख लो, एक चुंडा था, वो कहाँ चला गया था? मालवा में चला गया था। लेकिन उसने किसको छोड़ दिया? राघव देव को। अच्छा व्यक्ति था, लेकिन इसकी हत्या किसने करवा दी? रणमल ने। तो रणमल अच्छा व्यक्ति नहीं था, जिसकी नीति अच्छी नहीं थी मेवाड़ के प्रति। अब उसके बाद में रणमल की दखलंदाजी होती है मेवाड़ में, और जितने उच्च अधिकारी होते हैं उसको हटा देता है, अपने रठौड़ों को यहाँ पर नियुक्त कर देता है। कौन? रणमल। फिर उसके बाद हमने बात की मोकल की, तो यहाँ इसकी हत्या करने वाले कौन थे? चाचा मेरा। कौन थे भाई? चाचा मेरा। इतनी बात याद रखनी है। अब कुंभा का जन्म हुआ था, कब हुआ था भाई? 1423 में। कब हुआ था? 1423 में कुंभा का जन्म हुआ, और 1433 में इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। और कुंभा था मात्र 10 साल का। कितने साल का भाई? अरे 10 साल का कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा, और सारी की सारी कुंभा की हम विशेषता पढ़ेंगे। और ये पहला बिंदु है जो हमारा कुंभा है, पहला राजा जो मेवाड़ के इतिहास का इंपॉर्टेंट राजा है। तो 4 ही राजा है मेवाड़ में। यहाँ से लगभग आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है हर परीक्षा में। एक कुंभा पढ़ रहे हैं हम पहला, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जिसका नाम था संग्राम सिंह सांगा, फिर महाराणा प्रताप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में राज सिंह पढ़ेंगे। ये 4 ऐसे बढ़िया राजे हैं, और जिनसे हमेशा ही जो बोर्ड वाले होते हैं क्वेश्चन ढालते हैं। तो 4 व्यक्ति में पहला व्यक्ति पढ़ रहे हैं हम कुंभा। तो सुनो बात कुंभा की, बहुत अच्छा ये टॉपिक है कुंभा वाला। और शुरू करते हैं कुंभा का समय। कुंभा जो था इसका समय कब से कब तक था भाई? 1433 से लेकर के, अरे कुंभा अन्य राजों से दुगना था, अन्य राजों से 2 गुना काम करने वाला था। तो 33 गुना कितने होते हैं भाई? 66। कितने होते हैं?
33 दूना 66 याद रख लो तब भी चल जाएगा। कुंभा का काल पूछा जाता है 1433 से 1466, लेकिन 66 नहीं है, वहां पर क्या लिखा होता है 1468 होता है, 2 कम 70 होता है। 1433 से लेकर के 1468। एक परीक्षा में छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था कि कुंभा के समकालीन दिल्ली में कौन सा राजवंश था। कुंभा के समकालीन दिल्ली में कौन सा राजवंश था। अगर आपको भी ये ज्ञात है तो आप हमारे को कमेंट करके जरूर बताइए कि जब कुंभा का यहाँ पर शासन था उस समय दिल्ली में कौन सा राजवंश राज कर रहा था। तो ये हमारे को इसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है भाई। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कुंभा का समय 1433 से लेकर के 1400 कब तक था भाई 68 तक था। कुंभा अन्य राजों से दुगना था, 33 दूना 66 याद रख लो तभी चलेगा। और 10 साल का था, कितने साल का भाई 10 वर्ष का कुंभा जब गद्दी पर बैठता है तो कुंभा के सामने 2 बड़ी समस्याएं थी। कितनी समस्याएं थी भाई 2 बड़ी समस्याएं थी। एक तो आपको याद है कि जो इसके कुंभा के जो पिताजी थे मोगल थे उनके मामा जी का प्रभाव बढ़ रहा था। वो कौन था भाई रनमल था। कौन था भाई रनमल का मेवाड़ में क्या था भाई प्रभाव बढ़ रहा था। दूसरी ओर बात करते हैं तो कुंभा के पिता के हथियारे यानी कि मोगल के हथियारे कौन थे चाचा और मीरा। कौन थे भाई चाचा और मीरा। इनसे बदला लेना, इनसे बदला लेना, पिता के हत्या का बदला लेना। और किसका प्रभाव बढ़ रहा था रनमल का। तो 2 बड़ी समस्याएं थी छोटे कुंभा के ऊपर, 10 साल के कुंभा के ऊपर 2 बड़ी समस्याएं थी कि रनमल का प्रभाव बढ़ रहा था यानी मारवाड़ का प्रभाव बढ़ रहा था, उसको कम करना। दूसरी समस्या थी इसके सामने कि चाचा मेरा जो थे और चाचा मेरा इनके पिता के हथियारे थे उनको सजा देनी। अब देखते हैं ये कैसे काम करेगा और सबको टिकाने लगा देगा। कौन भाई कुंभा याद रख लो। तो सबसे पहली समस्या इसने चाचा मेरा को ये मारेगा। किसको भी चाचा मेरा को मारेगा, लेकिन कैसे मारेगा देखना। और कुंभा ने क्या किया कुंभा ने पिता के मामा जी का साथ दिया। किसका रनमल। तो रनमल का सहयोग किया किसने कुंभा ने। और इनका साथ लेकर के किसके साथ आक्रमण किया चाचा और मेरा के। तो कहते हैं कि कुंभा ने रनमल का सहयोग लेकर के चाचा मेरा की क्या कर दी भाई हत्या कर दी। जब चाचा मेरा मर जाते हैं लेकिन इसके 2 पुत्र याद रखना अपने, और जिसका नाम था अक्का और महपा। अक्का और महपा ये 2 पुत्र जो थे इनके चाचा और मेरा के 2 अलग अलग है, चाचा अलग है और मेरा अलग है। और ये अक्का और महपा ये भाग जाते हैं क्योंकि इनके बाप मारे जाते हैं और ये दोनों भाग करके कहाँ चले जाते हैं एमपी में। कहाँ पर भाई अब एमपी का राजा कौन था याद रख लो महमूद खिलजी था। कौन था भाई महमूद खिलजी था। महमूद खिलजी प्रथम भी लिख सकते हो आप। तो एमपी के राजा महमूद खिलजी के पास चले जाते हैं कौन अक्का और महपा। अब देख लो कुंभा के सामने एक समस्या तो खत्म हो गई, लेकिन उससे बड़ी समस्या ये हो गई कि इनकी रियासत के लोग अन्य किसी के पास चले जाते हैं। किसके पास महमूद खिलजी के पास। मतलब ये सहयोग मांगेंगे ताकि कुंभा के साथ क्या किया जाए युद्ध किया जाए। तो बड़ी समस्या और खड़ी हो जाती है महमूद खिलजी। कौन सा भाई महमूद खिलजी। अब उसके पास साथ में हम बात करते हैं एक समस्या इनके सामने थी रनमल का प्रभाव बढ़ रहा था। रनमल का प्रभाव बढ़ रहा था क्योंकि लग रहा था कि जैसे इनके पिता को मारा है कहीं कुंभा को भी ना ये मार दे। अब कहते हैं कि कुंभा ने एक फिर अच्छा काम किया कि एक दासी थी जो हंसा भाई के साथ आई थी। किसके साथ भाई हंसा भाई के साथ जो आई थी एक दासी थी और उस दासी का नाम था भारमल्ली। क्या नाम था भाई भारमल्ली, जिसको दासी या डाबरिया कहते हैं, जो पहले शादी के साथ आती थी रानियों के साथ में। तो भारमल्ली एक दासी थी जो हंसा भाई के साथ आई थी और इसी कुंभा ने हंसा भाई का साथ लिया, हंसा भाई का सहयोग लिया और हंसा भाई का सहयोग पा करके इसने किसको जहर दे दिया बताओ भाई रनमल को। तो रनमल की भी हत्या कर दी किसने कुंभा ने। तो रनमल को जहर दे दिया भारमल्ली, जो भारमल्ली की सहायता से, और कुंभा ने भारमल्ली की सहायता से किसको जहर दे दिया रनमल को। और रनमल की क्या हो गई भाई मृत्यु हो गई। उस समय रनमल का छोटा पुत्र था कौन जोधा। कौन था भाई
जोधा, और जोधा भी उस समय मेवाड़ में टिका हुआ था। जैसे ही रनमल की मृत्यु हुई तो किसी शख्स ने कहा, अरे जोधा भाग सके तो भाग, थारो रनमलियो तो मारोगे हो। अरे रनमलियो तो मारोगे, रनमल तो मर गया, जोधा भाग सके तो भाग ले। तो जोधा वहाँ से भाग गया और मेवाड़ से सीधा भाग करके कहाँ जाएगा, ये कोहनी गांव। कहाँ पर भाई? अरे कोहनी गांव में जाकर के इसने 15 साल निकाले थे। कितने साल भाई? 15 वर्ष तक बीकानेर के एक छोटे से गांव कोहनी गांव में जाकर के टिका रहा। कौन बताओ भाई? जोधा। तो इसका मतलब कुंभा ने अपने अगल बगल के जो दुश्मन लोग थे उनको टिकाने तो लगाया, लेकिन अभी भी विवाद था। अब बात करते हैं, कुंभा ने दो बड़ी शक्तियों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। चाचा मेरा को उड़ा दिया, रनमल को उड़ा दिया, लेकिन जोधा भाग गया। उधर अक्का और महपा भाग जाती हैं। अब कुंभा ने अपने जो प्रतिद्वंदी कौन थे? महमूद खिलजी प्रथम थे। और महमूद खिलजी प्रथम को कहा कि मेरे जो दो लोग हैं आपके पास आए हैं उनको वापस लौटा दे। किसको भाई? अक्का और महपा को। लेकिन महमूद खिलजी ने कुंभा की नहीं मानी और वापिस नहीं किया। जब वापिस नहीं करेगा तो फिर कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के बीच क्या होगा? एक बड़ा युद्ध होगा। और छोटे कुंभा ने बहुत बड़ा युद्ध किया, मालवा के साथ बहुत बड़ा युद्ध किया। अरे युद्ध कब किया? 33 के बाद ही होगा। और कब होगा बता दो भाई? 1437 में। कब होगा? अरे 1437 में। अरे 37 में सारंगपुर का युद्ध हुआ। किसका भाई? सारंगपुर का युद्ध हुआ। और इस सारंगपुर के युद्ध में मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी प्रथम था। कौन था भाई? सारंगपुर का युद्ध हुआ, याद रख लो। सारंगपुर का युद्ध कब होता है? 1437 में होता है। अरे 37 में सारंगपुर का युद्ध हुआ। इधर कुंभा था, छोटा बच्चा था, इधर महमूद खिलजी प्रथम था। लेकिन छोटे कुंभा ने बड़ा युद्ध जीत लिया और इतना जीत लिया कि इतना खुश हुआ और बहुत बड़ी विजय हासिल कर ली। किसने बताओ भाई? कुंभा ने 1437 में बहुत बड़ी विजय हासिल कर ली। और इसी खुशी में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया चित्तौड़ में। किसका भाई? अरे विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में किया जाता है? बता दो भाई। सारंगपुर विजय में। किसमें भाई? अरे सारंगपुर की विजय में। और कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जो बहुत ऊंची इमारत है। 9 मंजिला विजय स्तंभ, याद रख लो। 8 सालों में बनाया था। हम पढ़ेंगे इसका, स्थापत्य कला में सारा पढ़ेंगे विजय स्तंभ की क्या विशेषता है। एक बार इतना याद रखना, कुंभा ने महमूद खिलजी प्रथम को टिकाने लगा दिया। कौन से युद्ध में? सारंगपुर के युद्ध में। कब होता है ये? 37 में। और इस विजय के उपलक्ष्य में क्या बनाया उसने? विजय स्तंभ। किस भगवान को समर्पित था? विजय स्तंभ विष्णु को समर्पित था। किसको भाई? विष्णु को समर्पित था विजय स्तंभ। अरे भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया, याद रख लो। सारंगपुर विजय कर ली, महमूद खिलजी प्रथम को हरा दिया। अब उसके बाद में हम बात करते हैं, अब महमूद खिलजी भी टिक करके बैठने वाला नहीं था। और महमूद खिलजी ने कुछ आक्रमण किए, लेकिन महमूद खिलजी प्रथम की पार नहीं पड़ी। और उसके बाद कहते हैं कि महमूद खिलजी प्रथम ने और गुजरात के शासक यानी मालवा के शासक ने गुजरात के शासक का सहयोग लिया और उसको कहा कि हम दोनों मिल करके और इस कुंभा के ऊपर आक्रमण करेंगे और कुंभा को हरा देंगे और जो मेवाड़ होगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। अब दोनों मिल करके आक्रमण करेंगे। मालवा यानी एमपी वाले और गुजरात वाले मिलकर के आक्रमण करेंगे। किसके ऊपर बताओ भाई? कुंभा के ऊपर। तो हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर 1437 में कौन सा युद्ध हुआ था? सारंगपुर का युद्ध। किसका भाई? सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 में। इधर मालवा होता है, मतलब एमपी होता है। एमपी के साथ में अगर बात करते हैं राजस्थान के साथ गुजरात की सीमा। किसकी भाई? गुजरात की। और इधर हम बात करते हैं कौन था? महमूद खिलजी था। महमूद खिलजी था। इधर कौन था? याद रख लो, कुतुबुद्दीन। कौन था? कुतुबुद्दीन शाह था। कहाँ का शासक था ये? गुजरात का था। अरे महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह अब अकेले से तो पार नहीं पड़ी और इसने अपने साथी को मिला लिया गुजरात के। लेकिन साथी को मिलाया, पहले इससे क्या की? उसने संधि की। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। और यहाँ 37 में हुआ था। पहला युद्ध कब हुआ था? 37 में। दूसरा युद्ध हुआ था कुंभा के साथ।
दूसरा युद्ध हुआ था कुंभा के साथ 20 साल बाद। कितने साल बाद भाई? 20 साल बाद, 20 वर्ष बाद। और 20 वर्ष बाद कब होगा बताओ भाई? 1457 में। कब होगा? 37 और 20 कितने होते हैं? 57 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 1457 में। और वो युद्ध का नाम भी आपको याद रखना है। अरे 20 साल बाद वैसे 20 याद रख लो, वैसे बदनौर याद रख लो। अरे बदनौर का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? बदनौर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है भाई? भीलवाड़ा में है। अरे 20 साल बाद वैसे 20 साल बाद वैसे बदनौर का युद्ध हुआ। लेकिन इससे 1 साल पहले 1456 में, कब भाई? 1456 में क्या हो गई थी? एक संधि हो गई थी। क्या हो गई थी भाई? और संधि किस किस के मध्य हुई थी? और वो संधि हुई थी एमपी और गुजरात के साथ। किसके साथ भाई? एमपी और गुजरात के साथ संधि हुई थी। और ये संधि कई बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। और संधि का नाम था चंपानेर की संधि। किसकी भाई? अरे चंपानेर की संधि कब होती है? 1456 में होती है। और किस किस के मध्य होती है? एमपी गुजरात के मध्य होती है। राजा पूछेगा तो महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के शासक के बीच होती है। और ये संधि कराने वाला कौन था? संधि कराने वाला कौन था? और इसी मालवा का दूत था और जिसका नाम था ताज खां। क्या नाम था भाई? ताज खां था जिसने संधि करवाई थी। याद रख लो। और ये सारा का सारा संबंध आपसे पूछा जा सकता है। एमपी और गुजरात को टिकाने लगाने के लिए ये 2 युद्ध होते हैं। पहला सारंगपुर का युद्ध होता है 20 साल बाद, वैसे 20 साल बाद वैसे बदनौर का युद्ध होता है। अरे वैसे भीलवाड़ा में है, याद रख लो। और 1 साल पहले 56 में क्या होती है? संधि होती है। और इस संधि में तय हो गया था, चंपानेर गुजरात में संधि होती है। और इस संधि में तय हो गया था कि हम दोनों मिलकर के कुंभा के ऊपर आक्रमण करेंगे और जो हम जीत लेंगे और उसको आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन इनका ये भी कारण, जो ये भी इनका अभियान था, वो सफल नहीं हुआ। 57 में बदनौर का युद्ध हुआ। अरे इस बड़े युद्ध में फिर किसकी विजय हो गई? कुंभा की विजय हो गई। अब कुंभा पहले तो बहुत खुश हुआ था, अब क्या हुआ? अब थोड़ा सा खुश हुआ। क्या हुआ भाई? अरे पहले खुश हुआ तो विजय स्तंभ बना दिया 9 मंजिला, बहुत ऊंचा। लेकिन अब खुश नहीं, अब कुश हुआ। और कुश होकर के बदनौर में क्या बना दिया भाई? याद रख लो, कुशाला माता का मंदिर। किसका भाई? कुशाला माता का मंदिर किसने बनवाया? कुंभा ने बनवाया। और कहाँ पर है? याद रख लो, बदनौर में है। और किस विजय के उपलक्ष्य में? याद रख लो, बदनौर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कुशाला माता का मंदिर बनवा दिया। 2 बातें याद रखनी है। सारंगपुर का युद्ध, किसका निर्माण हुआ? विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ का, जो एक अच्छी इमारत है राजस्थान की। फिर उसके बाद में बदनौर का युद्ध में कौन सी माता का? कुशाला माता का मंदिर बनवाया। दोनों को दोनों विजय स्तंभ के रूप, विजय के उपलक्ष्य में बनाई जाती हैं। तो मैंने बोला था कुंभा पहले खुश हुआ तो बहुत ऊंचा विजय स्तंभ बना दिया, फिर खुश हुआ तो कुशाला माता का मंदिर बनवा दिया। और ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। तो ये सारी बात याद रखनी है। किसको टिकाने लगाने के लिए? एमपी वालों को टिकाने के लगाने के लिए, गुजरात वालों को लगी। लेकिन अब तो ये इनके आगे नहीं बोलने वाले। कौन भाई? एमपी और गुजरात वाले। बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी इनकी। अब उसके बाद में अब कुंभा ने एक साइड तो अपनी साफ कर ली, अब दूसरी तरफ देखेगा। जैसे ही उसने मारवाड़ की और निगाहें घुमाई, किसने? बताओ भाई? कुंभा ने। अब कुंभा ने जैसे ही मारवाड़ की और निगाहें घुमाई, और इस मारवाड़ में कौन था? याद रख लो भाई। अरे मारवाड़ में इधर जोधा था। कौन था? और जोधा किसका पुत्र था? रनमल का था। रनमल की अच्छी नीति नहीं थी मेवाड़ के प्रति, और कुंभा के बाप को मरवाने में किसका हाथ था? रनमल का था। तो अब कुंभा किसको नहीं छोड़ने वाला? बताओ भाई? जोधा को। जैसे ही कुंभा की निगाहें जोधा के ऊपर पड़ती है, और जोधा डर रहा होता है क्योंकि उधर कुंभा बहुत शक्तिशाली हो चुका था। तो कहते हैं कि जोधा ने अपनी स्थिति को संभालते हुए, और जोधा गया अपनी बुआ के पास। और बुआ का नाम क्या था भाई? हंसा भाई थी। कौन थी? हंसा भाई। किसकी बहन थी? रनमल की। और किसकी बुआ थी? जोधा की थी। अरे जोधा गया अपनी बुआ जी के पास और जाकर के रोने लगा कि मेरे को कुंभा से डर लग रहा है। किससे भाई? कुंभा से डर लग रहा है, मेरा समझौता करवा दो कुंभा के साथ। और इसी हंसा भाई ने जोधा और कुंभा के बीच क्या करवा दिया? एक समझौता करवा दिया, संधि करवा दी। और जिसको हम नाम देते हैं
आबल बाबल की संधि। क्या कहते हैं भाई? आबल बाबल की संधि हो गई। अरे आबल बाबल का मतलब ये हो गया, आबल का मतलब था आमला और बाबल का मतलब था बबूल। जो आमले के पेड़ थे और बबूल के पेड़ थे और इनको एक निर्धारित सीमा बनाई गई कि इस संधि के तहत, आबल बाबल संधि के तहत ये मारवाड़ की सीमा और ये मेवाड़ की सीमा, इसका निर्धारण किया गया। मारवाड़ और मेवाड़ सीमा का क्या किया गया भाई? निर्धारण किया गया, ताकि आगे भविष्य में दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे। तो कुंभा और जोधा की संधि किसने करवा दी? हंसाबाई ने। मेवाड़ की सीमा का निर्धारण कर लिया, मारवाड़ की सीमा का निर्धारण कर लिया, ताकि आपस में दोनों लोग नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब संधि चल रही थी और तब कुंभा इसको बहुत बुरी तरीके से देख रहा था, किसको? जोधा को। और जोधा को फिर भी डर था कि कभी भी कुंभा समय पा करके युद्ध कर सकता है। किसके साथ भाई? योद्धा के साथ। और जोधा फिर डर रहा था, लेकिन जोधा ने कुंभा के साथ और अच्छे संबंध बनाने के लिए, और जोधा की एक लड़की जिसका नाम था सरंगारी देवी। क्या नाम था भाई? अरे सरंगारी देवी लड़की थी, और इस सरंगारी देवी की शादी कुंभा के पुत्र किससे कर दी? रायमल से। किससे भाई? रायमल से कर दी। क्योंकि याद रख लो, जोधा को किसी ने राय दी होगी अगर तू कुंभा के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहता है, एक बार फिर वैवाहिक संबंध स्थापित कर ले। और जोधा ने अपनी लड़की सरंगार लगा करके भेज दिया मेवाड़ में, और किसकी पत्नी हो गई भाई? रायमल की हो गई। और अब कुछ संबंध इनके क्या हो गए? ठीक हो गए। अब जोधा ठीक ढंग से जिएगा, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे मारवाड़ में। यहां हम बात कर ली कुंभा की। तो सबसे पहले कुंभा ने कौन से बंदे ठिकाने लगा दिए? मालवा वाले, फिर गुजरात वाले लगा दिए। इधर जोधा के साथ भी कुछ अच्छा संबंध हो गया और ये भी टिक करके बैठ गया। अब ये तो थे जोधा के युद्ध अभियान, कुंभा के युद्ध अभियान थे। अब हम पढ़ते हैं कुंभा के समय में कौन कौन लोग निवास करते थे और इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। इनके दरबार में कौन थे? अरे एक तो याद रखना है, कुंभा के समय दो तो व्यास थे। एक तो था कान्हे व्यास। क्या नाम था भाई? कान्हे व्यास। और एक था सारंग व्यास। कौन था? सारंग व्यास। याद रख लो, सारंग व्यास। और एक याद रखना आपने, अत्रि भट्ट। अत्रि भट्ट। और एक याद रखना है महेश भट्ट। महेश भट्ट। तो दो भट्ट थे, दो व्यास थे, याद रखना है। फिर उसके बाद में एक याद रखना आपने हीरानंद। हीरानंद। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रख लो भाई। एक याद रखना आपने हीरानंद, और एक रखना आपने जो इनकी एक लड़की थी जो बहुत ज़्यादा मतलब संगीत शास्त्र में क्या थी? विदुषी थी, जिसको बागेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, रमा भाई। क्या नाम था इसका भाई? रमा भाई। ये इतने लोग आपने एक बार पढ़ने हैं। ये कौन थे इसकी बात करते हैं। अरे कान्हे व्यास ने क्या लिखा था भाई? याद रख लो, एक लिंग महात्म्य। एक लिंग महात्म्य जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये किसकी रचना किसने की थी? कान्हे व्यास ने। एक लिंग महात्म्य, इसकी रचना हो गई। फिर सारंग व्यास की अगर बात करती है, संगीत गुरु थे। कौन थे भाई? संगीत गुरु थे। किसके? कुंभा के थे, संगीत गुरु थे। चांद सागर ग्रंथ लिखा था इसने। अत्रि भट्ट ने तो बिल्कुल नहीं भूलना, IMP ढाल लेना, इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। अरे अत्रि भट्ट ने क्या लिखा था? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्या लिखा था भाई? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। किसने लिखी थी ये बताओ भाई? अत्रि भट्ट ने। लेकिन लिखना शुरू इसने किया था और इसको पूर्ण किया था इसके पुत्र किसने? महेश भट्ट ने इसको पूर्ण किया था। पूर्ण किया था किसने? महेश भट्ट ने। मैं आपको 3-4 बातें बताता हूं, हमेशा आपने याद रखनी है। एक राजस्थान का प्रसिद्ध ग्रंथ हम पढ़ते हैं जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। क्या नाम था भाई? अरे पृथ्वीराज रासो, जिसको लिखने वाला कौन था? चंद्रवरदाई था, लेकिन उसको पूरा किसने किया था? जलहन ने किया था। किसने किया था? जलहन ने किया था। एक हम पढ़ते हैं राजस्थान का राजकीय कवि, और जिसका नाम था सूर्यमल्ल मिश्रण। क्या नाम था भाई? सूर्यमल्ल मिश्रण। और जिसने लिखा था वीर सतसई।
सतसई, क्या लिखा था? वीर सतसई। लेकिन उसको पूरा किसने किया था? मुरारी दान ने। किसने किया था? उसके पुत्र मुरारी दान ने। एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये प्रशस्ति बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रशस्ति के अनुसार ही हमारे को राजस्थान के जो मेवाड़ के राजा है और उनकी जानकारी हमारे को मिलती है। कौन सी प्रशस्ति बताओ भाई? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। और इसको लिखना किसने शुरू किया था? अत्रि भट्ट ने। और इसको पूरा किसने किया था? महेश भट्ट ने। अरे हीरानंद जो थे और इनको गुरु मानते थे, कुंभा क्या मानते थे भाई? गुरु मानते थे। किसको? हीरानंद को। अरे रमा भाई कुंभा की लड़की थी, कुंभा की लड़की थी। कुंभा की क्या थी भाई? लड़की थी। ये कौन? रमा भाई। इसकी क्या विशेषता थी? और ये जो लड़की थी और ये जो थी वो संगीत शास्त्र में विदुषी थी, मतलब संगीत शास्त्र में बहुत ये निपुण थी। कौन? रमा भाई। तो इसको लिख सकते हैं आप, संगीत शास्त्र की विदुषी। कौन थी बताओ भाई? रमा भाई थी। और जिसको बागेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, बागेश्वरी के नाम से भी इसको जानते हैं। ये सारे के सारे संबंध थे दरबार में। फिर हम बात करते हैं कुंभा। अरे कुंभा तो खुद क्या था? एक विद्वान था, एक विद्वान था। इसने भी ग्रंथों की रचना की, वो भी हम पढ़ेंगे। कान्ह व्यास याद रखना है, एकलिंग महात्म्य, और सारंग व्यास संगीत गुरु थे। अत्रि भट्ट ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी, महेश भट्ट ने इसको पूरा किया, हीरानंद इनके गुरु थे, और रमा भाई इनकी लड़की थी जो संगीत शास्त्र में क्या थी? निपुण थी, विदुषी थी, और बागेश्वरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कुंभा की। तो कुंभा ने क्या योगदान था राजस्थान के इतिहास में? अरे कुंभा का एक ग्रंथ था भाई, कुंभा का जो ग्रंथ था जिसका नाम था संगीत राज। ये क्वेश्चन पूछा गया था संगीत राज वाला, याद रख लो भाई, संगीत राज। और आपको बता दें कि जब 2018 से पहले पटवारी प्री का पेपर हुआ था, सॉरी मेन का पेपर हुआ था, उस समय पूछा गया था संगीत राज। लेकिन उसमें संगीत राज न पूछ करके उसने पूछा था संगीत राज कितने भागों में लिखा जाता है। और उस समय हम भी लोग बैठे थे पेपर देने के लिए, लेकिन ये हमारे से भी गलत हो गया था क्वेश्चन। अरे संगीत राज जो है इसको क्या कहते हैं? सुनो बात। संगीत जो राज है इसको ग्रंथों का सिरमौर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ग्रंथों का सिरमौर। पहली तो बात याद रख लो, ग्रंथों का सिरमौर किसे कहते हैं? संगीत राज को। और ये कितने पार्टों में लिखा गया? इसके 5 भाग है। कितने भाग है भाई? इसके 5 भाग है। और 5 भाग भी कौन कौन से याद रख लो, वो भी हमने याद कर लिए। अब तो 5 भाग कौन से हैं? एक तो है पाठ रतन कोश। क्या है भाई? पाठ रतन कोश। एक भाग है इसका पाठ रतन कोश, और दूसरे का नाम याद रख लो रस रतन कोश, रस रतन कोश है। और तीसरा हम पढ़ते हैं इनका जो पाठ है और जिसको हम बोलते हैं नृत्य, नृत्य रतन कोश। और फिर उसके बाद में चौथा हम पाठ लिखते हैं वाद्य, वाद्य रतन कोश। और फिर उसके बाद में इनका जो अंतिम 5वां पाठ हम बात करते हैं वो था संगीत कोश, यानी गीत कोश। यहाँ संगीत लिख देते हैं, संगीत रतन कोश था। तो सबके पीछे रतन कोश लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा डरना नहीं है। अरे बिल्कुल आसान है, जब पढ़ते हो मन से तो सब याद हो जाता है, याद रख लो। इसमें है ही कुछ नहीं है, याद रख लो संगीत राज। पहली बात तो ये हो गया कि संगीत होगा, क्या होगा भाई? अरे जो पाठ होगा ना, पाठ, उसको संगीत के तरीके से पढ़ेंगे। जब संगीत के तरीके से पढ़ते हैं पाठ को तो उसमें रस आएगा। क्या आएगा भाई? रस आएगा। अरे पाठ को हमने संगीत के माध्यम से पढ़ना है तो रस आएगा। जब रस आएगा तो लोग नाचेंगे, मतलब नृत्य करेंगे। और नृत्य तब करते हैं जब वाद्य यंत्र बजेंगे। क्या बजेंगे भाई? अरे वाद्य यंत्र बजेंगे। और वाद्य यंत्र तब बजेंगे जब क्या शुरू हो जाएगा? संगीत। क्या हो जाएगा भाई? अरे पाठ को गीत के माहौल में बदल देना है, पाठ को गीत के माहौल में बदल देना है। पाठ पढ़ेंगे, रस आएगा, नृत्य बजेंगे, नृत्य चलेगा, वाद्य यंत्र बजेंगे और संगीत शुरू हो जाएगा। लेकिन था क्या? पाठ। याद रख लो, ये पहला ग्रंथ। दूसरा ग्रंथ इसका पढ़ते हम वही, याद रख लो। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक रसिक प्रिय। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रसिक प्रिय। अरे ये रसिक प्रिय क्या था? पहली बात तो याद रख लो, रसिक प्रिय एक टीका था। क्या था भाई? एक टीका था। और किस ग्रंथ पर लिखा गया था ये भी आपको याद रखना है, गीत गोविंद पर। किस पर भाई? गीत गोविंद जो एक ग्रंथ था,
गीत गोविंद पर क्या लिखा गया, एक टीका लिखा गया, और किसने लिखा था, कुंभा ने। किसने लिखा था भाई, कुंभा ने लिखा था गीत गोविंद। और ये ग्रंथ किसने लिखा था, आपको याद रखना है, और इसका नाम था जयदेव के द्वारा। किसके द्वारा भाई, जयदेव के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था गीत गोविंद। और इस पर टीका किसने लिखा था, रसिक प्रिय, वो किसने लिखा था, कुंभा ने, याद रखना है। और इसी रसिक प्रिय में कुंभा ने जो राणा हमीर था उसको क्या कहा था, अपने समय का वीर राजा, क्या कहा था भाई, अरे वीर राजा की उपाधि रसिक प्रिय में दी थी। और टीका लिखा हुआ है गीत गोविंद पर। और एक इसका ग्रंथ याद रख लो, नवीन गीत गोविंद है, नवीन गीत गोविंद। मतलब एक तो गीत गोविंद हो गया जिसने मूल लिखा था जयदेव ने, लेकिन ये नवीन गीत गोविंद है वो किसने लिखा, कुंभा ने लिखा था। फिर उसके बाद और हम बात करते हैं कुंभा के साहित्य के बारे में। और एक किसने लिखा, संगीत मीमांसा। क्या लिखा भाई, संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा लिखा। और एक किसने लिखा था, संगीत सुधा, संगीत सुधा लिखा था। और एक किसने लिखा था, संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर। और एक उसके बाद हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, जिसका नाम था सुंड प्रबंध, सुंड प्रबंध। ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी परीक्षाओं में, याद रख लो। वो इतने पूछता है कि निम्न में से कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है, लेकिन हमारे को पता होना चाहिए कौन सा है। इसका नाम क्या है भाई, सुंड प्रबंध। इसमें क्या है, संगीत के जितने आचार्य होते हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो इसमें लिख सकते हैं हम, संगीत के आचार्यों का उल्लेख किसमें मिलता है, बताओ भाई, सुंड प्रबंध में। तो बिल्कुल कहानी अच्छी है, याद रख लो, कुंभा के संबंध में। पहली बात तो कुंभा युद्ध में निपुण था। किसमें भाई, युद्ध में निपुण था, युद्ध में सभी राजाओं को टिकाने लगा दिया। फिर उसके बाद में कुंभा ने क्या किया, संगीत के ऊपर भी अच्छा काम किया। देखो, संगीत राज और संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, संगीत रत्नाकर और संगीत सुंड प्रबंध हो गया। उसके बाद अगला इसका जो क्वेश्चन बनता है इनकी उपाधियों को लेकर के, और लास्ट में हम पढ़ते हैं इनकी उपाधियां भाई, कुंभा की उपाधियां क्या कहती है। कुंभा की जो उपाधियां थी उसमें एक तो याद रख लो, इसको बोलते हैं राजाधिराज। क्या बोलेंगे भाई, राजाधिराज की उपाधि थी। ये उपाधि थी इसकी, राजाधिराज की, एक नंबर पे याद रखना है। दूसरा नंबर पे याद रखना है अभिनव, अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य। ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अभिनव भट्टाचार्य का मतलब हो गया संगीत में निपुण था। ये किसमें भाई, संगीत में निपुण था। कौन, कुंभा था। इसी कारण इसको कौन सी उपाधि मिलती है, अभिनव भट्टाचार्य। तीसरी उपाधि याद रखनी है इसको, हाल गुरु। क्या कहते हैं इसको भाई, हाल गुरु। हाल गुरु इसलिए कहते हैं कि ये गिरी दुर्गों का क्या था, स्वामी था। मतलब पहाड़ी राजाओं का क्या था, पहाड़ी दुर्गों का क्या था भाई, स्वामी था। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, गिरी दुर्गों का स्वामी कौन था, बताओ भाई, कुंभा था। तीसरी चौथी इसकी उपाधि याद रख सकते हो आप, छाप गुरु। क्या कहते हैं इसको भाई, छाप गुरु। और छाप गुरु का मतलब होता है छापामारी युद्धपत्ति। कौन सी भाई, छापामारी युद्धपत्ति में निपुणता। क्या बोलेंगे इसको, छाप गुरु। और एक इसको बोलते हैं हम दान गुरु। क्या बोलते हैं भाई, दान गुरु, क्योंकि आपको याद है महादानी थे ये। कौन थे भाई, महादानी होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, दान गुरु। तो ये सारी की सारी उपाधियां थी राजाधिराज की। अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं, हाल गुरु कहते हैं, छाप गुरु कहते हैं, दान गुरु कहते हैं। ये सारी की सारी, एक और लिख सकते हो, लिखने हैं तो राजगुरु। क्या कहते हैं इसको भाई, राजगुरु। राजगुरु का मतलब हो गया कि ये राजनीति में भी क्या था भाई, राजनीति में निपुण था। राजनीति में निपुणता होने के कारण इसको क्या बोलेंगे, राजगुरु बोलेंगे। तो ये सारी इसकी उपाधियां थी। आगे जो हम बात करते हैं इनकी एक बात रहेगी स्थापत्य कला की, और वो अगली नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इनके स्थापत्य कला को लेकर के। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।